हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एमईटेक स्टडी यूट्यूब चैनल में। मैं हूं आरिफ और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्ज़ाम की कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की हीट ट्रांसफ़र के जो बेसिक्स हमने पिछले 2 वीडियोस में देखे हैं उनसे रिलेटेड। उनमें जो कंटेंट आपको बताया गया है इन दोनों वीडियोस में, उनसे रिलेटेड जितने क्वेश्चंस अब तक पूछे गए हैं उनमें से कुछ क्वेश्चंस मैंने इस वीडियो में कवर किए हैं और हो सकता है मैं अगली वीडियोस में कुछ और क्वेश्चंस भी कवर करूं। तो देखते हैं पहले क्वेश्चन के साथ कि किस तरह के क्वेश्चंस ईएसी एग्ज़ाम्स प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं इस सब्जेक्ट से। पहला क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज़ इक्वल टू। ये मैंने बताया था जब मैं थर्मल कंडक्टिविटी के वेरिएशन के बारे में बात कर रहा था। मेटेलिक और नॉन मेटेलिक जो सॉलिड्स होते हैं उनके लिए थर्मल कंडक्टिविटी किस तरह से वेरी करती है, तो उसके बारे में जब बात कर रहा था तो मैंने बताया था कि गुड इलेक्ट्रिकल के जो कंडक्टर्स होते हैं वो हमेशा अच्छे हीट कंडक्टर होते हैं। गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स आर ऑलवेज गुड हीट कंडक्टर्स। डायमंड एक इसमें एक्सेप्शन है जिसकी हम बाद में बात करेंगे अगली वीडियो में कि क्यों है। तो इसका जो आंसर होगा वो है लॉरेंज नंबर। मैंने वहाँ पे बताया था कि लॉरेंज नंबर कहलाता है थर्मल कंडक्टिविटी और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का जो रेशियो होता है। तो इसमें ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ए कॉपर ब्लॉक एंड एन एयर मास ब्लॉक हैविंग सिमिलर डायमेंशंस। आप नोट कीजिए कि पहला कॉपर ब्लॉक है, दूसरा एयर मास है, एक सॉलिड है और सॉलिड में भी कौन सी मेटेलिक सॉलिड है, मेटेलिक सॉलिड में भी कॉपर, जिसकी थर्मल कंडक्टिविटी का जो डेटा मैंने दिया था उसमें इसकी थर्मल कंडक्टिविटी थी 385 वाट पर मीटर केल्विन। एयर के बारे में बात करते हैं तो एयर की जो थर्मल कंडक्टिविटी थी 0.024 वाट पर मीटर केल्विन मैंने बताई थी। उसमें इन दोनों ब्लॉक की बात कर रहा है कि उनकी डायमेंशन सिमिलर है, मतलब एरिया उन दोनों का सिमिलर है। दे आर सब्जेक्टेड टू सिमेट्रिकल हीट ट्रांसफर फ्रॉम वन फेस ऑफ ईच ब्लॉक। मीन्स ये पहला ब्लॉक है जो कॉपर का है, इसके इस फेस से हीट ट्रांसफ़र हो रहा है लेफ्ट वाले फेस से। लेट अस सपोज ये दूसरा वाला जो ब्लॉक है ये एयर का है, इसमें भी हीट ट्रांसफ़र हो रहा है। आप हम देख सकते हैं कि हीट ट्रांसफ़र फॉर एग्जांपल कि यहाँ इस डायरेक्शन में हो रहा है और यहाँ से हीट ट्रांसफ़र इस डायरेक्शन में आ रहा है। इसके अंदर क्या है, एयर है और ये अपना पास कॉपर का ब्लॉक है। तो जो इसने पूछा गया है कि सिमेट्रिकल हीट ट्रांसफ़र हो रहा है फ्रॉम वन फेस ऑफ ईच ब्लॉक, एक फेस से, हर ब्लॉक के एक फेस से हीट ट्रांसफ़र हो रहा है। द अदर फेस ऑफ द ब्लॉक विल बी रीचिंग टू द सेम टेम्परेचर एट ए रेट। अब दूसरा जो फेस है वो सेम टेम्परेचर पे किस में फास्ट पहुँचेगा, चूँकि कॉपर ब्लॉक की थर्मल कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है। और थर्मल कंडक्टिविटी की जब डेफिनेशन दी थी तो मैंने उसमें ये बताया था कि थर्मल कंडक्टिविटी एक तरह का मेज़र है कि कितना फास्ट हीट फ्लो हो सकता है। तो जिसकी ज़्यादा थर्मल कंडक्टिविटी होगी उसमें ज़्यादा फास्ट टेम्परेचर पहुँचेगा दूसरे फेस का। तो इसमें हम ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन बी दिख रहा है यहाँ पे कि फास्टर इन कॉपर ब्लॉक, तो बी ऑप्शन है यहाँ पे इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, which of the following material is the heat energy propagation is minimum due to conduction। कंडक्शन की वजह से मिनिमम हीट एनर्जी प्रोपोगेशन किस में होगा। अगेन थर्मल कंडक्टिविटी से रिलेटेड क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं मिनिमम पूछा हुआ है। मिनिमम बोले तो यहाँ पे स्पीड के रिस्पेक्ट में हम बोल सकते हैं कि मिनिमम स्पीड किस में होगी। तो हम देखते हैं कि मटेरियल कौन कौन से। सबसे पहले लेड, कॉपर, वाटर एंड एयर। आप देख सकते हैं कि लेड और कॉपर यहाँ पे सॉलिड्स हैं, वाटर लिक्विड है और एयर यहाँ पे गैस है। तो थर्मल कंडक्टिविटी का जब मैंने ऑर्डर बताया था तो मैंने बताया था कि जो सॉलिड मेटल्स होती है उसमें सबसे ज़्यादा थर्मल कंडक्टिविटी, देन लिक्विड मेटल्स, देन सॉलिड नॉन मेटल्स, देन लिक्विड नॉन मेटल्स हो सकते हैं। उसके बाद सबसे फाइनल में गैसेज आती है, वो भी अनसेचुरेटेड जिनमें मॉइस्चर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे एयर है, तो एयर एक तरह इकलौती गैस है इसमें, तो यही इसका आंसर होगा, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है असर्शन रीजन से रिलेटेड। अगला क्वेश्चन है, पूछा गया है कि नॉन मेटल्स आर हैविंग हायर थर्मल कंडक्टिविटी देन मेटल्स। ये तो गलत ही हो गया, क्योंकि नॉन मेटल्स की अगर हायर थर्मल कंडक्टिविटी होती तो उनमें तो हीट फ्लो बहुत फास्ट होता, जबकि नॉन मेटल के बारे में हमने पढ़ा था कि वो तो बहुत पीछे आते हैं मेटल्स से, क्योंकि उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते ही नहीं है।
फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो मेटल्स के अंदर होते हैं, तो मेटल्स की थर्मल कंडक्टिविटी हमेशा ज़्यादा होती है। तो इसमें असर्शन तो पूरी तरह से गलत हो गया। इसका मतलब असर्शन रीजन के जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें आपको पता है कि ऑप्शंस किस तरह से होते हैं। ऑप्शन ए होता है कि दोनों ही ए मतलब असर्शन और रीजन दोनों ही करेक्ट है और रीजन इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का। ऑप्शन बी होता है कि दोनों ही करेक्ट है लेकिन रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। ऑप्शन सी होता है कि असर्शन सही है रीजन गलत है। और ऑप्शन डी होता है कि असर्शन गलत है रीजन सही है। तो कभी कभी वो घुमा भी सकता है, ध्यान रखिए, आगे पीछे भी कर सकता है। जनरली यही ऑप्शंस में होते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो डी होगा। और ऑप्शन हम रीज़न देखते हैं कि रीज़न क्या है। रीज़न दिया है इसने कि फ्री इलेक्ट्रॉन इन मेटल्स आर हायर देन दोज ऑन इन नॉन मेटल्स। बिल्कुल, मेटल्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स हमेशा ज़्यादा होते हैं नॉन मेटल्स के कंपैरिजन में। तो ये तो बिल्कुल सही है, लेकिन पहला जो असर्शन था वो गलत हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में बोला गया है कि दो मेटल्स हैं, ठीक है, दो मेटल्स हैं। पहली चीज़, दोनों सेम थिकनेस की हैं और क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम है और थर्मल कंडक्टिविटी का रेशियो है उसमें 1:2। इफ़ द टेम्परेचर डिफरेंस इज मेंटेन्ड अक्रॉस द टू फेसेस ऑफ बोथ वॉल्स। टाइपिंग मिस्टेक यहाँ पे हो गई है थोड़ी मेरे से, तो आप इग्नोर कीजिएगा इसको। टेम्परेचर डिफरेंस इज मेंटेन्ड अक्रॉस द टू फेसेस ऑफ बोथ वॉल्स, व्हाट इज द रेशियो ऑफ Q1/Q2। हमने फोरियर्स लॉ ऑफ हीट कंडक्शन पढ़ा था। फोरियर्स लॉ क्या कहता है, Q इक्वल टू -KA/dT/dx, यही कहता है फोरियर लॉ ऑफ हीट कंडक्शन। तो आप देख सकते हैं कि Q यहाँ पे डायमेंशन सेम है, आप देख सकते हैं सेम थिकनेस है। पहली चीज़ सेम थिकनेस है, तो इसमें थिकनेस का वजह से कंसिडर हमने किया ही नहीं अभी तक। हम जो बात करेंगे वो थिकनेस ये x होगी, dx जो होगी यही इसमें थिकनेस आने वाली है, राइट। तो ये दोनों में सेम है। dt हमको पूछा गया है कि टेम्परेचर डिफरेंस इज सेम, टेम्परेचर डिफरेंस मतलब ये भी दोनों में सेम है। उसके बाद हम देखते हैं कि डायमेंशन सेम है क्या। अगर हम देखते हैं कि क्रॉस सेक्शनल एरिया भी सेम है तो ए भी सेम है। तो Q1/Q2 का जो रेशियो क्या होगा, K1/K2। तो Q1/Q2 दैट इज इक्वल टू K1/K2। सो K1/K2 का रेशियो 1:2 है, तो 1:2 1/2 कह सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप खुद भी कर सकते हैं, ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है 11th-12th क्लास का। वैसे सारे क्वेश्चंस भी आप कर सकते हैं, लेकिन मैंने एक्सप्लेन किया। मैं सोच रहा हूँ कि इस क्वेश्चन को मैं एक्सप्लेन नहीं करूँ क्योंकि ये किया जा सकता है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इसमें आपको पता है कि -KA/dT/dx वाला जो फॉर्मूला है, आपको दोनों और इन दोनों की डायमेंशंस लिखनी है। क्योंकि जो हीट की डायमेंशंस होती है वो लिखनी है, इधर टेम्परेचर की केल्विन, इधर मीटर एंड मीटर स्क्वायर, एंड जो थर्मल कंडक्टिविटी की आप यहाँ से डायमेंशन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके, और जो बेसिक अपनी मैथमेटिक्स होती है उससे आप निकाल सकते हो। उसमें ऑप्शन टिक भी किया हुआ है, ऑप्शन सी। आप इस क्वेश्चन को कीजिए, अगर नहीं कर पाते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए और मैं इस क्वेश्चन को सोल्यूशन आपको वहाँ पे प्रोवाइड कर दूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से असर्शन रीजन का है। पहला असर्शन कहता है कि कोर्क इज़ ए गुड इंसुलेटर। कोर्क आप जानते हो कि क्या होता है कि जो अपने बोटल्स होती है प्लास्टिक में, रबर के जो ढक्कन होते हैं, लीड होती है, वो भी कोर्क के बने होते हैं। एक तरह से रबर कह सकते हो आप उसको। तो गुड इंसुलेटर है, बिल्कुल गुड इंसुलेटर है। अगर गुड इंसुलेटर है तो इसका मतलब हीट कंडक्टर नहीं है। हीट कंडक्टर नहीं है पहली चीज़। दूसरा, इलेक्ट्रिकल कंडक्टर भी नहीं है, क्योंकि अपना वेडमैन फ्रेंच लॉ क्या कहता है कि गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स आर गुड हीट कंडक्टर्स ऑल्सो। ठीक है, असर्शन बिल्कुल सही है अपना। इसका तो मैंने आंसर भी चलो यहीं लिख दिया था। इसका रीज़न देखते हैं कि रीज़न क्या कह रहे हैं। गुड इंसुलेटर्स आर हाईली पोरस। मैंने जब आपको जो मेटेलिक और नॉन मेटेलिक जो सॉलिड्स थी उनमें जब थर्मल कंडक्टिविटी का वेरिएशन मैंने बताया था, तो मैंने बताया था कि जो मेटेलिक होता है उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से हीट ट्रांसफ़र होता है, जबकि जो नॉन मेटेलिक सॉलिड्स होते हैं उनमें क्या होता है कि लेटिस वाइब्रेशन की वजह से हीट ट्रांसफ़र ज़्यादा होता है। मीन्स ये जो एटम्स है ये इस तरह से वाइब्रेट करेंगे तो इनमें हीट ट्रांसफ़र काफ़ी ज़्यादा होगा इस वजह से। अब वाइब्रेट कब करेंगे, जब बहुत ज़्यादा स्पेस होगा। अब ये एटम इधर उधर वाइब्रेट कर रहा है, इसका मतलब इसके इधर और इधर काफ़ी स्पेस है, मतलब इसके पास कुछ स्पेस है। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि जो सॉलिड है ये पोरस है, इनके बीच में काफ़ी गैप्स है, तभी तो ये वाइब्रेट कर सकता है। जितना ज़्यादा वाइब्रेशन होगा जितना एम्पलीट्यूड वाइब्रेशन का ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा स्पेस होगा और उतने ही ज़्यादा पोरस होंगे।
इसका मतलब अगर अच्छा इंसुलेटर है मतलब ज़्यादा वाइब्रेशन हो रहा है, अगर हीट ट्रांसफ़र हो रहा है तो वाइब्रेशन की वजह से हो सकता है। तो अगर वाइब्रेशन कम है इसका मतलब हीट ट्रांसफ़र कम है। तो इसमें हम देख सकते हैं कि इसके क्या बोलते हैं वाइब्रेशन की, इंसुलेटर के केस में अगर हीट ट्रांसफ़र होता है तो वाइब्रेशन की वजह से ही हो सकता है। इसका मतलब वाइब्रेशन जब है इसका मतलब स्पेस होना चाहिए, स्पेस है मतलब पोरस है। तो ये इसका रीज़न बिल्कुल सही है, इसलिए इसका ऑप्शन है ए कि कॉर्क इज़ ए गुड इंसुलेटर। क्यों? क्योंकि हाईली पोरस होते हैं गुड इंसुलेटर्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन फिर से कि मिनिमम थर्मल कंडक्टिविटी किसकी है। फिर से हम देखते हैं कि पहले मटेरियल देखते हैं कि मटेरियल कौन कौन से इसमें आए हैं, सॉलिड लिक्विड गैस है या नहीं। अगर गैस है तो हम डायरेक्ट उस पर टिक कर देंगे। एयर, प्लास्टिक, वाटर एंड रबर, सॉलिड 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 और ये अपना। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए ही बताने की ज़रूरत है नहीं कि इसका ऑप्शन नंबर ए क्यों आया है। आगे क्वेश्चन देखते हैं एक और, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें हम देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़ ऑफ एयर इंक्रीज विद राइज इन टेम्परेचर। एयर के केस में अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊँ तो इनमें से क्या क्या इंक्रीज हो सकता है। पहला होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी। आप फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ेंगे स्पेसिफिक ग्रेविटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है रो इंटू जी। रो यहाँ पे डेंसिटी होती है और स्पेसिफिक ग्रेविटी को हम डिनोट करते हैं एस से। तो आप अगर पी वी इक्वल टू NRT या P इक्वल टू रो RT अगर मैं आइडियल गैस इक्वेशन लगाता हूँ तो आप देख सकते हैं कि टेम्परेचर जो है वो डेंसिटी के रेसिप्रोकल आता है, राइट। आप देख सकते हैं कि अगर ये कांस्टेंट होता है, अगर टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो R चूँकि कांस्टेंट है तो अपनी डेंसिटी कम हो जाएगी। अब चूँकि टेम्परेचर जब मैं बढ़ा रहा हूँ मतलब डेंसिटी मेरी कम हो जा रही है। डेंसिटी कम हो रही है मतलब मेरी स्पेसिफिक ग्रेविटी कम हो रही है। स्पेसिफिक ग्रेविटी कम हो रही है तो हमको तो ये पूछा है कि क्या इंक्रीज़ होगा टेम्परेचर के साथ। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी तो इंक्रीज़ नहीं हो सकती, मतलब पहला ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गया। हम देखते हैं कि पहले चारों ऑप्शंस में देखते हैं कि कुछ ऐसा है क्या जिनमें वन नहीं है। बाकी मतलब वन से अगर हम एलिमिनेट कर सकते हैं तो हमको दूसरे को चेक करने की ज़रूरत है ही नहीं। तो हम देखते हैं कि पहले ऑप्शन ए में वन है, ऑप्शन बी में वन है, ऑप्शन सी में वन है, ऑप्शन सी में वन नहीं, ऑप्शन डी में वन है। इसका मतलब ये भी आप आंसर नहीं होगा, ये भी आंसर नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, आंसर होगा आपका सी। हम दूसरी इनको भी देख सकते हैं कि स्पेसिफिक हीट टेम्परेचर के साथ बढ़ती है। ये आप थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ेंगे कि क्यों बढ़ती है। गैसेस की जो स्पेसिफिक हीट होती है वो टेम्परेचर के साथ वेरी करती है, टेम्परेचर बढ़ाने पे बढ़ती है। थर्मल कंडक्टिविटी मैंने बता दिया था पिछली वीडियो में, अगर आप देखें तो आप डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दूंगा पिछली वीडियो का। आप देख सकते हैं कि गैसेस की थर्मल कंडक्टिविटी क्यों बढ़ती है। जो मैंने आपको बताया था कि मीन फ्री पाथ डिक्रीज़ हो जाता है, CV बढ़ जाता है, वेलोसिटी बढ़ जाती है, तो उस वजह से जो थर्मल कंडक्टिविटी है वो भी गैसेस की इंक्रीज़ हो जाती है। काइनेमेटिक विस्कोसिटी आप देख सकते हैं, काइनेमेटिक विस्कोसिटी में आता है म्यू अपॉन रो, या आप फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ेंगे। यहाँ पे चूंकि रो डिक्रीज हो गया तो म्यू अपॉन रो एक तरह से पूरा बढ़ गया, तो इसका मतलब अपनी जो काइनेमेटिक विस्कोसिटी है वो भी बढ़ जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। ये क्वेश्चन, हाँ ये देखते हैं। ये मैंने जब फोरियर्स लॉ पढ़ाया था उसका डायरेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पे उठ के आया है कि इन द इक्वेशन ऑफ फोरियर्स लॉ ऑफ हीट कंडक्शन द हीट फ्लो थ्रू ए बॉडी पर यूनिट टाइम इज Q इक्वल टू माइनस K इंटू ए dt अपॉन dx। द नेगेटिव साइन इन K इन दिस इक्वेशन इज टेक केयर ऑफ। नेगेटिव साइन क्यों आया है ये मैंने आपको वेलोसिटी ग्रेडियंट जब एक्सप्लेन किया था तो उसमें आपको ये बताया था कि अगर एक चीज़ बढ़ रही हो, x बढ़ने के साथ साथ अगर टेम्परेचर कम हो रहा हो तो हम नेगेटिव साइन लेंगे। क्यों? क्योंकि वो नेगेटिव साइन उस टेम्परेचर में जो कमी हो रही है उसको एलिमिनेट कर देता है, उसको हटा देता है, ठीक है। तो नेगेटिव साइन क्यों आया, ऑप्शन ए देखते हैं हम सबसे पहले। डिक्रीजिंग टेम्परेचर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग थिकनेस, बिल्कुल सही है क्योंकि मैंने जो डायग्राम बनाया था उसमें ये x इक्वल टू 0 था, ये x इक्वल टू L था, ठीक है। यहाँ पे टेम्परेचर T1 था जो कि T2 से ज़्यादा था। इस सरफेस का टेम्परेचर T1, इस सरफेस का टेम्परेचर T2, T1 T2 से ज़्यादा था, टेम्परेचर कम हो रहा था जबकि x की वैल्यू यहाँ से बढ़ रही थी। तो थिकनेस बढ़ रही है जबकि टेम्परेचर कम हो रहा है, तो इसमें ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सत्य है भैया, सत्य वचन है यहाँ पे, सत्य वचन। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट थर्मल कंडक्टिविटी। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ये EAC 2016 में पूछा हुआ है। स्टेटमेंट्स देखते हैं कि कौन कौन से स्टेटमेंट है यहाँ पे।
पहला, मैंने इसमें ऑप्शन लिखना भूल चुका हूँ, तो हम देखते हैं कि स्टेटमेंट कौन कौन से सही है नहीं है, हम देखते हैं। ओके, पहला क्वेश्चन, थर्मल कंडक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है विद इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर वेट। ये तो मैंने आपको बताया था लिक्विड के केस में भी और गैसेस के केस में भी, कि लिक्विड के केस में हमने फॉर्मूला देखा था कि बी रो रेज टू द पावर 4/3 इंटू सी पी डिवाइडेड बाई एम रेज टू द पावर 1/3। तो थर्मल कंडक्टिविटी का डायरेक्ट फॉर्मूला बताया था लिक्विड के केस में कि अगर एम बढ़ेगा तो थर्मल कंडक्टिविटी कम हो जाती है। ऐसे ही मैंने गैसेस के केस में भी फॉर्मूला बताया था। गैसेस के केस में क्या फॉर्मूला बताया था? गैसेस के केस में फॉर्मूला बताया था 1/3, सॉरी हाँ, गैसेस के केस में मैंने फॉर्मूला बताया था थर्मल कंडक्टिविटी का 1/3 रो एल वी इंटू सी वी। तो आप यहाँ देख सकते हैं इसमें जो वेलोसिटी थी वो हमने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से ली थी, जिसकी वैल्यू थी √3RT/m। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि m बढ़ेगा तो थर्मल कंडक्टिविटी कम हो जाएगी। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सत्य है, यहाँ पे पहला जो 1 है वो पॉइंट है वो बिल्कुल सत्य है, राइट। दूसरी चीज़ हम देखते हैं, दूसरा देखते हैं कि ये सही है या नहीं है। दूसरा, थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ नॉन मेटेलिक लिक्विड जनरली डिक्रीजेज विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर। नॉन मेटेलिक लिक्विड के केस में अभी हमने देखा कि B इंटू रो रेज टू द पावर 4/3 इंटू सी पी डिवाइडेड बाई एम रेज टू द पावर 1/3, ये होती है थर्मल कंडक्टिविटी का फॉर्मूला। टेम्परेचर अगर आप बढ़ाते हैं तो आप देख सकते हैं कि डेंसिटी कम हो जाती है। बिल्कुल, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो डेंसिटी कम हो जाएगी, वॉल्यूम बढ़ जाएगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी कम हो जाएगी, जब डेंसिटी कम हो जाएगी तो आपकी थर्मल कंडक्टिविटी भी कम हो जाती है। तो जो दूसरा स्टेटमेंट है ये यही बोल रहा है कि क्या थर्मल कंडक्टिविटी जनरली डिक्रीज होती है, तो बिल्कुल ये भी बिल्कुल सत्य है। तो 1 और 2 तो बिल्कुल सत्य हो गए। अगला ऑप्शन हम देखते हैं तीसरा, कि तीसरा क्या कहता है, थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ लिक्विड एंड गैसेस इज जनरली स्मॉलर देन सॉलिड। ये तो हमने काफ़ी पिछली वीडियोस में देख लिया था कि सॉलिड की थर्मल कंडक्टिविटी सबसे ज़्यादा होगी, लिक्विड की उससे कम और गैसेस की सबसे कम। तो ये बोल रहा है कि लिक्विड और गैसेस की सॉलिड से कम होती है, बिल्कुल होती है। तो इसका तीसरा जो पॉइंट है ये भी बिल्कुल सही है। तो हम देख सकते हैं कि इस क्वेश्चन में 1 2 3 मतलब जो भी तीनों ऑप्शन को लेकर होगा वो ही सही होगा, राइट। अगर उसमें करेक्ट पूछा होगा तो करेक्ट होगा कि तीनों सही है। अगर वो पूछा होगा कि कौन से स्टेटमेंट इनकरेक्ट है तो उसमें ये ऑप्शन ज़रूर होगा कि कोई भी इनकरेक्ट नहीं, नन ऑप्शन इज़ इनकरेक्ट, ये ऑप्शन भी उसमें होगा, राइट। तो देखते हैं। तो थैंक यू। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए इसको, और लाइक कीजिए वीडियो को, और अगर आप सब्सक्राइब करें अपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को, ताकि और भी लोगों तक पहुंचाएं, ताकि दूसरे लोगों को भी इससे हेल्प मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू।